हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स को जो है वो एराइल हैलाइड्स भी ये कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट द हेलो एरिन्स एंड व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स एंड मैकेनिज्म। और इसमें खास बात ये देखने की बात है कि जो हेलो एरिन्स हैं, अगर इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर बेंजीन रिंग में अटैच है सो दिस इज़ हेलो एरिन। और अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है और क्लोरीन भी अटैच है तो दिस इज़ हेलो एरिन। और अगर हम इस वाले कंपाउंड में से क्लोरीन हटा देते हैं तो क्या ये वाला कंपाउंड जो है जिसमें CH2Cl बेंजीन में अटैच है ये हेलो एरिन है या नहीं है। तो ये हम आज लोग इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा लेक्चर है इसमें से जो है काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आप काफ़ी सारे इसको देखने के बाद वो सॉल्व कर पाएंगे। सो व्हाट आर द हेलो एरिन्स? सो द ऑर्गेनिक हैलाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम एरिन्स। अगर कोई भी एरिन है और उससे ऑर्गेनिक हैलाइड्स डिराइव होते हैं तो उनको हम जो है हेलो एरिन्स कहते हैं या एराइल हैलाइड्स हम लोग उनको कहते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है वो ARX, दिस इज़ द बेंजीन रिंग, और फिनाइल एंड ArCH2S। अगर इसमें कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है और उसमें जो है क्लोरीन एक हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कंपाउंड CH2X। अगर ये यहाँ पर CH3 होता है तो दिस इज टोल्वीन और मिथाइल बेंजीन, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद यहाँ पर क्लोरीन आ गया है, सो दिस इज हेलो एरिन। सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? द ऑर्गेनिक हैलाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम एरिन्स आर ऑफ टू काइंड्स। एक तो होते हैं कि एराइल हैलाइड। इसमें दो तरह के जो हैं ऑर्गेनिक हैलाइड्स होते हैं, एक एराइल हैलाइड और एक एरा एल्काइल हैलाइड। इफ द हेलोजन इज अटैच डायरेक्टली टू द एरोमेटिक रिंग, अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है सो दीज आर कॉल्ड द हेलो एरिन्स और एराइल हैलाइड्स। और एरा एल्काइल हैलाइड, इफ द हेलोजन इज नॉट अटैच्ड डायरेक्टली टू द एरोमेटिक रिंग, अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन अटैच नहीं है तो उनको बोलते हैं हम एर एल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जाम्पल ArCH2X। ये जनरल फॉर्मूला है। तो अगर आप हेलो एरिन्स की बात करें तो हेलो एरिन्स जो हैं केवल वही होंगे जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हेलोजन्स जो हैं वो बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन इनका है उसमें मोनो हेलो एरिन जिसमें कि एक हेलोजन अटैच है बेंजीन रिंग से, एंड डाई हेलो एरिन एंड ट्राई हेलो एरिन जिसमें कि 3 हेलोजन्स उसमें अटैच हैं। तो 3 हेलोजन्स जो हैं वो क्लोरीन के अगर उसमें 3 उसमें अटैच हैं सो दैट इज़ द ट्राई हेलो एरिन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस इज मोनो हेलो एरिन। इसमें जो है केवल एक ही हेलोजन यहाँ पर अटैच है। अगर इसमें 2 हेलोजन अटैच हैं सो दिस इज द डाई हेलो एरिन। और अगर इसमें 3 हेलोजन अटैच हैं तो क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन ये अटैच अगर इसमें है सो दिस इज कॉल्ड द ट्राई हेलो एरिन। सो अगर हम एरा हैलाइड्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि बेंजाइलिक हैलाइड्स, उनको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स, जिसमें कि जो ये आपका जो हेलोजन है ये यहाँ पर जो है इस कार्बन से अटैच है, और ये जो कार्बन है दिस इज sp3 कार्बन, और ये जो इसमें बेंजीन के जो कार्बन हैं दीज आर sp2 कार्बन। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, लेकिन जो हेलो एरिन्स हैं उसमें sp2 से अटैच होता है क्योंकि जो X है वो डायरेक्टली अटैच टू द sp2 कार्बन। सो दीज आर कॉल्ड द बेंजाइलिक हैलाइड्स जिसमें हेलोजन कहाँ पर अटैच होता है? It is directly bonded to sp3 hybridized carbon atom and that is attached to an aromatic ring like this. So this is sp3 कार्बन जिसमें कि एक हेलोजन यहाँ पर अटैच है। So benzylic halides are not aryl halides। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। बेंजाइलिक हैलाइड जो है किसी किसी बुक्स में जो है वो इनको जो है हेलो एरिन्स ही कहा गया है, बट बेंजाइलिक हैलाइड, दीज आर बेंजाइलिक हैलाइड्स, दीज आर नॉट एराइल हैलाइड्स, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड। इनको हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड जिसमें कि एक हेलोजन एटम जो है वो sp3 कार्बन से यहाँ पर अटैच है। सो अदर बेंजाइलिक हैलाइड्स जो हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये अगर जो है कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच है सो दिस इज sp3 कार्बन, दिस इज द प्राइमरी कार्बन एटम बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन हेयर, एंड दिस इज द sp2 कार्बन। अगर आप इसको देखेंगे sp2 कार्बन है, लेकिन ये जो है ये जो आपका हेलोजन है इसमें ये सेकेंडरी कार्बन से यहाँ पर अटैच है क्योंकि ये जो कार्बन है एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से ये अटैच है, इसलिए ये जो है सेकेंडरी कार्बन से ये वाला अटैच है। और थर्ड जो है ये आपका टर्शियरी कार्बन से अटैच है, ये वाला जो हेलोजन है
फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है। सो दीज आर द बेंजाइलिक हैलाइड्स। अगर हम एराइल हैलाइड्स की बात करें यहाँ पर, तो एराइल हैलाइड जो है उसमें sp2CX बॉन्ड होता है, बेंजाइलिक में sp3CX बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर केवल इतना ही डिफरेंस है, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम। यहाँ पर क्या होता है कि जो हेलोजन एटम है इज डायरेक्टली अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। तो ये कोई एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन सपोज यहाँ पर है और यहाँ पर ये टॉल्वीन है, लेकिन टॉल्वीन में भी इस कार्बन से जो हेलोजन एटम अटैच है, दिस इज द sp2 कार्बन। तो दीज आर कॉल्ड द एराइल हैलाइड, जिनको हम PHX भी हम बोलते हैं। और ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp2 कार्बन। सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हम हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और उनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम जो है हेलो एरीन्स कैसे बनाएंगे। सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम लोग पहले भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इन 11th क्लास में हम लोग देख चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है एरोमेटिक रिंग पे और वो वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जिस पर कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो अगर अटैक करता है तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और किसका सब्स्टिट्यूशन होता है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सो ये आप जो है, जो हमारा लेक्चर 51 है वहाँ पर आप देख सकते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, इसका मैं लिंक भी उसमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। सो एरीन्स विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड्स कैटालाइजेज, लीविस एसिड की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड अगर आप ले लेते हैं तो ये हमारे पास एराइल हैलाइड्स हमें या हेलो एरीन्स हमें मिल जाते हैं। तो एरीन्स की जब रिएक्शन होती है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में, अगर हम उसकी रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड कैटालिस्ट्स, तो लीविस एसिड कैटालिस्ट आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हम करेंगे तो हमें हेलो एरीन्स मिलेंगे। और ये जो है आप 11th क्लास में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम शॉर्ट में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो आप लेक्चर 51 पर जा सकते हैं, उसका मैं लिंक प्रोवाइड आपको कर देंगे। तो लीविस एसिड कौन कौन से होते हैं, FeCl3, AlCl3, FeBr3 एंड दिस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो लीविस एसिड का क्या फंक्शन होता है, लीविस एसिड पोलराइजेज द Cl-Cl बॉन्ड। जब हम क्लोरीन से उसको रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है Cl2, ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2। अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन या ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे लीविस एसिड कैटलिस्ट के साथ में, तो क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर क्लोरीन लिया है तो ये क्या करेगा, लीविस एसिड पोलराइजेज द Cl-Cl बॉन्ड, इसको ये पोलराइज कर देता है और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल जो डेवलप हो जाता है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। सो द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इलेक्ट्रोफाइल जिसमें क्लोरीन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अटैक्स टू द एरोमेटिक बेंजीन रिंग। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें क्या होता है कि एक आपका इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम पाई कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज लेस स्टेबल देन बेंजीन। ये जो आपका इंटरमीडिएट बनता है ये बेंजीन से लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, एकदम से जो है रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, या क्लोरीन प्लस विद बेंजीन हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होती है, इसकी ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसकी यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है लूजेज H+, ये H+ यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन जो है ये वाला जो बॉन्ड होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है और ये एक स्टेबल कंपाउंड फिर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन लूजेज H+, है, जब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए तो ये H+ होके यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, या हम उसको बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट ही हो जाता है, एंड प्रोड्यूस स्टेबल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और हमारे पास एक स्टेबल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिलता है। कैसे होता है ये, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये ब्रोमीन है, ये दिस इज द बेंजीन। अगर हम बेंजीन में ब्रोमीन की प्रेजेंस में और लीविस एसिड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो लीविस एसिड है ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना देता है, और कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर चला गया, क्योंकि आयरन के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वहाँ पर ये ब्रोमीन चला जाता है, और यहाँ पर जो है ये ब्रोमीन प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे ही यहाँ पर आए तो ये ब्रोमीन जो है यहाँ पर
यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करता है यहाँ पर बेंजीन, एंड दिस इज स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन जैसे हुई, ये ब्रोमीन यहाँ पर ये आपका अटैच हो गया, दिस इज कॉम्प्लेक्स, और ये जो है हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे फिर ये यहाँ पर अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकल के ये वापस यहाँ पर आ जाएंगे, जो आपका कार्बोकैटायन जो कॉम्प्लेक्स बनता है या जो पाई कॉम्प्लेक्स बनता है उसका ये एक फॉर्म है एक उसका। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कंपाउंड की हाई एक्टिवेशन एनर्जी होता है, और दिस इज द लेस स्टेबल कंपाउंड, और यहाँ पर तुरंत एकदम से जो है फास्ट रिएक्शन होती है। तो स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन, ऑलवेज किसी भी रिएक्शन में जो स्लो रिएक्शन होती है दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है और ये जो है लेस स्टेबल होता है, और इमीडिएटली हाइड्रोजन प्लस जो है ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर चला जाएगा, और ये जो है HBr से रिएक्शन करने के बाद में HBr निकल जाता है, एंड FeBr3 ये वापस अपना जो कैटालिस्ट है वो वापस आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ब्रोमोबेंजीन ये हमारे पास बन जाता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सपोज अगर हम आयरन की प्रेजेंस में करते हैं, वो हमने एक लिविस एसिड कैटालिस्ट वहाँ पर लिया, आयरन की प्रेजेंस में जो है ये डार्क रिएक्शन, डार्क कंडीशन जो है इसकी होती है, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पर हमने क्लोरीन और ब्रोमीन, ये हम कुछ भी ले सकते हैं जैसे, और ये दिस इज द टॉल्वीन। तो टॉल्वीन क्या करता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेंजीन रिंग को डोनेट करता है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर भी जो है आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो ज़्यादा हो जाती है, और ये जो है जो आपका एक क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो हेलोटोल्यून और पैरा हेलोटोल्वीन। तो दो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, दिस इज द ऑर्थो, क्योंकि ये जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है दिस इज ऑर्थो टू मिथाइल ग्रुप, एंड दिस इज पैरा टू द मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ये ऑर्थो मेटा पैरा, सिमिलरली ऑर्थो मेटा पैरा ये पोजीशन होती हैं। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो हेलोटोल्वीन एंड पैरा हेलोटोल्वीन। अगर हमने क्लोरीन लिया तो ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन बनेगा और पैरा क्लोरोटोल्वीन बनेगा। अगर हमने यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया यहाँ पर, तो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोटोल्वीन ये यहाँ पर बनेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सपोज हमने फिर यहाँ पर क्लोरीन लिया तो आयरन ले लिया, या हमने आयरन क्लोराइड ले लिया, तो ये जो रिएक्शन जब होगी तो ये यहाँ पर ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन एंड पैरा क्लोरोटोल्वीन। तो ये जो है ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन जो है ये 58% यहाँ पर बनता है, एंड पैरा क्लोरोटोल्वीन जो है 42% बनता है। तो जो ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन है इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो इनको जो है फिर जो सेपरेशन है, तो सेपरेशन भी जो है इनका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप इनका देखेंगे तो यहाँ पर जो है हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे, ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन एंड पैरा क्लोरोटोल्वीन को। और ये जो आइसोमर्स हमारे पास दो बने हैं, ये आइसोमर्स कैन बी इजिली सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन का यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो -36.5 है, एंड पैरा क्लोरोटोल्वीन का 7.56 डिग्री है। तो लगभग ये जो है 42 या 43-44 डिग्री का जो डिफरेंस है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 52 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस है। ऑर्थो ब्रोमोटोल्वीन का है -26 एंड पैरा ब्रोमोटोल्वीन का है 26 से 29। तो यहाँ पर भी जो है लगभग 52 डिग्री का डिफरेंस है। तो क्योंकि डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये जो लार्ज डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर सिमिट्री। जो लार्ज डिफरेंस इनका जो इसमें जो है क्यों है इतना डिफरेंस, ये भी आपसे कुछ जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर 42 डिग्री का डिफरेंस है और यहाँ पर 52 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये जो है ये सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल है और ये जो है थोड़ा बेंट है, क्योंकि क्लोरीन इसमें ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है। तो दिस इज नॉन सिमिट्रिकल एंड दिस इज अ सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल। होता क्या है, तो जो लार्ज डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट में इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर सिमिट्री, क्योंकि उसमें पैरा आइसोमर में मॉलिक्यूलर सिमिट्री है, और मॉलिक्यूलर सिमिट्री अगर उसमें है तो क्या होगा, तो पैरा आइसोमर हैज ए सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर दैट अलाउज द मॉलिक्यूल टू पैक मच मोर टाइटली। उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपस में वो पैक हो जाते हैं, लेकिन जिसमें ऑर्थो है या मेटा है वो इतनी जल्दी से जो है वो पैक नहीं हो पाते, बिकॉज दे आर द बेंट स्ट्रक्चर्स। तो जहाँ पर भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उन कंपाउंड्स का जो है आइसोमर्स में उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल लैटाइस में जो है वो टाइटली पैक हो जाते हैं पैरा आइसोमर। तो ये क्या करते हैं, रिक्वायर ए हायर टेम्परेचर, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको मेल्ट होने के लिए चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि जो ऑर्थो आइसोमर है वो एसिमेट्रिकल होता है एंड रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वो जो है
रूम टेम्परेचर पे जो है वो वहाँ पर लिक्विड रहता है, एंड पैरा आइसोमर जो है वो सिमेट्रिकल होता है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम उसको कोल्ड कंडीशन में रख दें तो वो क्रिस्टलाइज भी हो सकता है, बिकॉज दैट इज हाईली सिमेट्रिकल। तो हाईली सिमेट्रिकल की वजह से अगर वो क्रिस्टलाइन जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो देन वी कैन फिल्टर, मिक्सचर को फिल्टर करेंगे, क्योंकि और तो आइसोमर जो है वो लिक्विड पोजीशन में है, तो ये जो है सेपरेशन इसका इजीली हो सकता है। फ्लोरोएरीन अगर हम देखेंगे तो फ्लोरोएरीन इस मेथड से नहीं हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव जो है फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, और आयोडीन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव है। तो फ्लोरोएरीन बनाने के लिए एंड आयोडोएरीन बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। अब फ्लोरोएरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो कोई भी आपको ये पूछ सकता है कि फ्लोरोएरीन जो है हम इलेक्ट्रोफिलिक जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है इन प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड्स की से क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? बिकॉज ये रिएक्शन जो है इसमें ब्लास्ट हो सकता है, बिकॉज दिस इज हाईली रिएक्टिव, एंड आयोडीन लेस रिएक्टिव है। अब जब लेस रिएक्टिव आयोडीन है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, और वापस जो है हाइड्रोजन आयोडाइड फिर वो जो रिएक्शन जो है ये रिवर्स रिएक्शन जो है वहाँ पर फिर ये हो सकती है। तो आयोडोएरीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड HiO4, ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं HiO। जो आयोडीनेशन के दौरान हमारे पास HI बनता है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और इसकी वजह से जो है हम आयोडीनेशन जो है वो आयोडोएरीन जो है हम लोग बना सकते हैं। तो ये क्यों नहीं बनता इस मेथड से? क्योंकि ये जो रिएक्शन आयोडीन जो है वहाँ पर लेस रिएक्टिव है, इसलिए फ्लोरोएरीन्स एंड आयोडोएरीन्स के लिए जो है वो डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? आयोडीन हमने लिया और HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो और ये हमारे पास आयोडोएरीन यहाँ पर बन जाता है। तो ये क्या करता है? अगर सपोज HI बन जाता है तो HI की वजह से रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो सकती है, तो ये जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन को है उसको प्रोसीड कराता है। तो स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं HNO3, HiO4, H2O2+, H2SO4 आर यूज्ड टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। तो दिस इज द आयोडीनेशन। नाउ सैंडमेयर रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग एमीन का यूज़ करते हैं और डाईएजोनियम साल्ट्स यहाँ पर जो है बनते हैं। तो डाईएजोनियम साल्ट्स के थ्रू जो है हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है ये जो है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जो या हेलोएरीन्स को हम कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर हमने जो है दो रिएक्शन लिखी हुई है, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, तो कई बार जो है उसमें कन्फ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स को हो जाता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सो व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन? रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजोनियम ग्रुप बाई, पहले हम जैसे डाईएजोनियम साल्ट बनाएंगे तो डाईएजोनियम ग्रुप को हमने रिप्लेस करना है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजोनियम ग्रुप बाई Cl और Br बाई मिक्सिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट एंड क्यूप्रस हैलाइड। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं CuBr और CuCl। तो जब हम रूम टेम्परेचर में रिएक्शन कराती हैं तो नाइट्रोजन जो है वो इवॉल्व हो जाती है। डाईएजोनियम जो हमने साल्ट लिया उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे डाईएजोनियम साल्ट जो है वो प्रोडक्शन होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्यूप्रस हैलाइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस क्लोराइड, सो दीज आर कॉल्ड क्यूप्रस हैलाइड्स। तो क्यूप्रस हैलाइड जो हम लेते हैं उसकी प्रेजेंस में जो है यहाँ पर रिएक्शन होती है, और जब हम उसको एक रूम टेम्परेचर पे या एलिवेटेड टेम्परेचर पे हम उसको मतलब थोड़ा सा रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, और हमारे पास एराइल क्लोराइड या एराइल ब्रोमाइड जो है वो हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। सो व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन? अगर हम रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजोनियम ग्रुप बाई मिक्सिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट एंड क्यूप्रस हैलाइड, तो क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में जो है सैंडमेयर रिएक्शन जो है ये कहलाई जाती है। एंड अगर क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह अगर हम कॉपर पाउडर ले लेते हैं, कॉपर पाउडर एंड हाइड्रोजन हैलाइड HCl अगर हम ले लेते हैं, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द गैटरमैन रिएक्शन। So this is only slightly difference. If copper powder and hydrogen halide are used during the reaction is called the Gattermann reaction. So this is the simple difference between Sandmeer reaction and Gattermann reaction. So preparation of diazonium salt. तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम डाइएजोनियम साल्ट कैसे बनाएंगे। ये अगर आप देखेंगे हम जो और भी जो हमारे पास अभी चैप्टर हैं उसमें देखेंगे कि डाइएजोनियम साल्ट से हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। सो जो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन अगर हम लेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इज डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड। तो हमने कोई प्राइमरी एमीन लिया, सोडियम नाइट्राइट प्लस
ये हमने एक हाइड्रोजन हैलाइड लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई तो ये हमारे पास डाईएजोनियम 60 हमें मिल जाता है एंड सोडियम हैलाइड प्लस वाटर। तो डाईएजोनियम 60 स्लोली डिकम्पोज इवन एट आइस बार टेम्परेचर। अब इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम क्यों लेते हैं? किसी भी हमें इसको हेलो एरिन बनाने के लिए हम बार बार ये बोला जाता है कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन डाईएजोनियम 60 का लेंगे, क्योंकि डाईएजोनियम 60 जो है वो स्लोली डिकम्पोज हो जाते हैं इवन एट आइस बार टेम्परेचर। आइस बार टेम्परेचर पे भी वो डिकम्पोज हो जाते हैं। सो दे आर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन एंड दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल। आपने सोडियम नाइट्राइट लेना है, प्राइमरी एमीन लेना है और ये दिस इज द HCl आपको लेना है। तो यह जो है H2SO4 भी आप ले सकते हैं। तो ये इजीली एक रिएक्शन जो है हो जाती है और हमारे पास ये डाईएजोनियम 60 ArN2X ये हमारे पास मिल जाता है। और इस रिएक्शन से जो है हम फिर जो है अपने हेलो एरिन्स वो हम लोग बना सकते हैं। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है डाईएजोनियम 60 की? एराइल हैलाइड्स आर मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाईएजोनियम 60 देन डायरेक्ट हैलोजिनेशन। क्योंकि डायरेक्ट हैलोजिनेशन में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर हमें जो है आइसोमर मिलते हैं नॉर्मली। तो वहाँ पर आइसोमर को फिर हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से या उसको क्रिस्टलाइजेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर एक इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एराइल हैलाइड्स आर मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाईएजोनियम 60 देन डायरेक्ट हैलोजिनेशन। और नाइट्रोजन को हम केवल रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम डाईएजोनियम 60। ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है। अगर हमने नाइट्रोजन को वहाँ से निकालना है, नाइट्रोजन गैस के रूप में वहाँ से निकल जाती है। और एराइल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अभी हम लोगों ने पहले देखा डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हम वो भी नहीं बना सकते, फ्लोराइड नहीं बना सकते और आयोडाइड भी हम नहीं बना सकते। उनके लिए हमें एक डिफरेंट प्रोसीजर लेना पड़ता है। सो ये जो होते हैं एराइल फ्लोराइड एंड एराइल आयोडाइड, दीज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डाईएजोनियम 60। ये भी हम डाईएजोनियम 60 से बना सकते हैं। एंड एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन बट प्रोड्यूस ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर, क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर बनाते हैं और वहाँ पर ऑर्थो आइसोमर को जो प्योर करना है वो बड़ा डिफिकल्ट है। पैरा आइसोमर तो हम प्योर कर सकते हैं क्योंकि उसको क्रिस्टलाइज करके हम भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। लेकिन ऑर्थो आइसोमर में फिर भी कुछ उसमें पैरा आइसोमर रह सकता है। तो वहाँ पर जो है ऑर्थो आइसोमर जो है वो डिफिकल्ट होता है प्योर फॉर्म में। तो डाईएजोनियम 60 से हम लोग ऑर्थो आइसोमर भी प्योर फॉर्म में बना सकते हैं। सो द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी हमें सपोज क्लोरो बेंजीन बनाना है या ब्रोमो बेंजीन बनाना है, तो अगर उनके जो नाइट्रो कंपाउंड होंगे उनका अगर हम डाईएजोनियम 60 बनाएंगे तो वो हम वहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर वहाँ से इजीली उनको सेपरेशन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अगर आप देखें ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोटोल्विन, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोटोल्विन इनका जो टेम्परेचर है 182 डिग्री सेल्सियस एंड 185 डिग्री सेल्सियस जो है इनका ये बॉइलिंग पॉइंट है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोल्विन, अगर हमने ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोल्विन अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर जो है उनका वो बॉयल एट 16 डिग्री ए पार्ट, इनका जो है 222 एंड 238 है। तो ये जो 222 और 238 है यहाँ पर हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेशन किया जा सकता है। तो अगर हमने ऑर्थो आइसोमर लेना है या पैरा आइसोमर लेना है तो हमने पहले ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोल्विन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे फिर डाईएजोनियम 60 बनाएंगे तो वहाँ से ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोल्विन का जो सेपरेशन है वो ईजी है। तो वहीं से हम उनको सेपरेशन करने के बाद फिर उनका डाईएजोनियम 60 अगर हम बनाएंगे तो डाईएजोनियम 60 से हम ईजिली ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर अलग अलग बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टोल्विन। अगर हमने इसका यहाँ पर नाइट्रेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सो वी गेट ऑर्थो नाइट्रोटोल्विन एंड पैरा नाइट्रोटोल्विन। यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है 222 और यहाँ पर है 238। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसलिए हम इन दोनों को सेपरेशन करते हैं बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रोटोल्विन ये सेपरेट हो जाएगा और पैरा नाइट्रोटोल्विन ये आपस सेपरेट हो जाएगा। नाउ ऑर्थो नाइट्रोटोल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है 222 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो ये ऑर्थो टोल्विडीन हमें मिल जाता है, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड टू द एमीन। तो ऑर्थो टोल्विडीन, फिर हमने इसका ये डाईएजोटाइड 60 बनाया हमने इसका NaNO2 + HBr। तो ये हमारे पास ये 60 बन गया, डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया ये टोल्विन का। और ये ऑर्थो टोल्विन डाईएजोनियम ब्रोमाइड जो हमारे पास बना है, ये वाला जो बना है यहाँ पर, इसका हम CuBr से अगर हम रिएक्शन कर देते हैं सो ऑर्थो ब्रोमोटोल्विन बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस ये हमें प्योर फॉर्म में यहाँ पर मिल जाता है। तो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ द दिस डाईएजोनियम 60 एंड दिस इज कॉल्ड द सैंड मीर रिएक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर CuBr लिया हुआ है।
सिमिलरली अगर हम पैरानाइट्रोटोल्यूइन ले लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 238 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे हमने इसका रिडक्शन किया तो ये पैराटोल्यूडीन मिल गया इजीली है। तो पैराइसोमर से हम डाइएजोटाइजेशन किया तो हमारे पास ऑर्थोटोल्यूइन डाइएजोनियम ब्रोमाइड मिल गया हमें, और ऑर्थोटोल्यूइन डाइएजोनियम ब्रोमाइड से हमने फिर CuBr से इसको रिएक्शन कराई क्यूप्रस ब्रोमाइड से, तो हमारे पास पैरा ब्रोमोटोल्यूइन यहाँ पर हमें मिल गया। तो यहाँ जिसका बॉइलिंग पॉइंट 185 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 238 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड्स जो है उनको लेने के बाद में उनका रिडक्शन किया, उनका एमिनो कंपाउंड बनाया हमने और उसका डाइएजोटाइजेशन किया, और डाइजेटेशन करने के बाद में हमारे पास इजीली हम ऑर्थो एंड पैरा अलग अलग वो कंपाउंड प्योर फॉर्म में हम बना सकते हैं। दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ द डाइजेनियम साल्ट्स। सो द एराइल हैलाइड प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजेनियम साल्ट्स। तो अगर हमने ये लिया, हमने दिस इज द बेंजीन, ये नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन के बाद हमने रिडक्शन किया, रिडक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने रिडक्शन किया, डाइजेनियम साल्ट बना। फिर हम ये BF4 से रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ पर ये फ्लोरोबेंजीन मिल गया, ये क्लोरोबेंजीन मिल गया, CuCl CuBr लिया तो हमने ब्रोमोबेंजीन मिल गया, और आइडोबेंजीन। ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास सारे कंपाउंड जो है हमें इस तरीके से यहाँ पर मिल सकते हैं। सो दिस इज द एराइल हैलाइड प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजेनियम साल्ट से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो वहाँ पर हमने टोल्यूइन को लिया और यहाँ पर हमने सिंपल एक बेंजीन को नाइट्रेशन किया, तो बेंजीन का नाइट्रेशन किया तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिला, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया हमें टोल्यूइन मिल गया, टोल्यूइन का हमने डाइजेटाइजेशन साल्ट बनाया, और डाइजेटाइज साल्ट बनाने के बाद में हमने ये रिएक्शन यहाँ पर करी तो इजीली हमें फ्लोरोक्लोरोब्रोमीन और ये आयोडीन आइडोबेंजीन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने प्राइमरी एमीन लिया, ये हमने इसका डाइजेटाइजेशन किया, डाइजेनियम साल्ट बनाया, डाइजेनियम साल्ट बनाने के बाद में हमने CuX ये फ्रेश सॉल्यूशन लेंगे, अदरवाइज ये डिकम्पोज हो जाता है। तो फ्रेश सॉल्यूशन लेने के बाद में हमें ये एराइल हैलाइड क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, अगर हमने आइडोबेंजीन एराइल आयोडाइड बनाना है, आइडोबेंजीन बनाना है, तो यहाँ पर हमें Ki की प्रेजेंस में हो जाता है, यहाँ पे हमें क्यूप्रस हैलाइड नहीं लेना पड़ता या क्यूप्रस आयोडाइड हमें लेने की जरूरत नहीं है। ये हमें हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस है। हमने डाइजेनियम साल्ट से अगर हम Ki से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें आइडोबेंजीन यहाँ पर हमें ये मिल जाता है, यहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी बन जाता है, क्या Ki के साथ में हमें क्यूप्रस हैलाइड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब यह प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, हम फ्लोरोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि एडिशन ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड टू द सॉल्यूशन ऑफ डाइजेनियम साल्ट। जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा, अगर हम फ्लोरोबोरिक एसिड उसमें ऐड कर देते हैं डाइजेनियम साल्ट में तो वो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन साल्ट बन जाता है, डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट। डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट जब हमें मिला, साल्ट इज प्रेसिपिटेटेड, इस साल्ट को हम प्रेसिपिटेटेड कर देते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नेचर में होता है, एंड मे बी फिल्टर, उसको हम फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद में द साल्ट इज वाश्ड एंड ड्राइड, दीज आर फेयरली स्टेबल साल्ट। ये जो हमारे पास साल्ट मिला ये हम इसको, ये काफ़ी स्टेबल साल्ट है, और जब हम इसको हीट करेंगे द ड्राई डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट साल्ट्स डिकम्पोजेज एंड इल्ड एराइल फ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वहाँ से इवॉल्व हो जाती है और हमारे पास जो है बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है एक बनता है, एक नाइट्रोजन वहाँ से गैस इवॉल्व हो जाती है, और हमारे पास डाइजेनियम जो फ्लोरोबोरेट जो कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। कैसे होता है, और एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ये एनिलीन लिया, एनिलीन का हमने डाइजेटाइजेशन किया, डाइजेटेशन 0 डिग्री सेल्सियस में हमेशा करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड हमें मिला, ये इसका हमने HbF4 से रिएक्शन कराई, ये हमें बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट, दिस इज क्रिस्टलाइन साल्ट एंड हाईली स्टेबल, और ये हमें फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर ये हमें मिल जाता है BF3 प्लस नाइट्रोजन। तो ये जो प्रोसेस है फ्लोरोबेंजीन बनाने का, एक प्रोसेस यहाँ पर ये दिया गया है फ्रॉम डाइजेनियम साल्ट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारे पास ये है ऑर्थोटोल्यूडीन है, यहाँ पर एमिनो ग्रुप है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो एमिनो ग्रुप का अगर हम डाइजेटाइजेशन करेंगे तो ये एमिनो ग्रुप ही कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर N2Cl आ जाएगा और CuCl लेंगे, दिस इज सेंडमियर रिएक्शन, तो यहाँ पर हमें ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन यहाँ पर हमें मिल जाती है। सिमिलरली अगर हमने पहले से ही कोई कंपाउंड हमने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि ये जो टोल्यूइन है, टोल्यूइन का जो है फिर हमने डाइजेटेशन किया, अगर हमने यहाँ पर H2SO4 ले लिया यहाँ पर, तो ये N2HSO4 हमें यहाँ पर मिलेगा, ये भी दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइजेनियम साल्ट। CuBr से रिएक्शन कराई अगर हमने तो ये हमें ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। So these are the importance of the diazonium salts. Now
आज हमने जो है हेलो एरिन्स में हम लोगों ने क्या देखा है कि हेलो एरिन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन विद लीविस एसिड कैटालिस्ट एंड सैंडमीर रिएक्शन डाइजेटाइजेशन ऑफ एनिलीन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस क्लोरो एंड ब्रोमो डेरिवेटिव एंड आयोडीनेशन जो है वो हम प्रोसीड्स वाया डाइजेनियम साल्ट्स विद ओनली KI। यहाँ पर हम KI जो है केवल लेते हैं एंड डज नॉट रिक्वायर Cu+, क्लोराइड और Cu+ आयोडाइड ये यहाँ पर हम लोग नहीं लेते हैं। फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन रिक्वायर मोडिफाइड कंडीशन जो अभी हम लोगों ने देखी हैं। और एक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि सैंडमीयर रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन में क्या फ़र्क है। सैंडमीयर रिएक्शन CuCl एंड CuBr की प्रेजेंस में होती है एंड गैटरमैन रिएक्शन जो है केवल कॉपर पाउडर एंड HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन्स हैं। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मली आ जाते हैं और वो जो उनका जो बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आप दूसरी जगह भी उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ एट ग्लोब ऑल केमिस्ट्री। सो थैंक यू वेरी मच।